Shikshanshu, welcome to the channel. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ही होंगे। फिर से स्वागत है आपका शिक्षा चंद्र स्टडी प्लेटफॉर्म के चैनल पे। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वो था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10 का, है ना। फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था रिसोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़े थे हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़े थे, फिर रिसोर्स प्लानिंग पढ़े थे, मतलब कि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। देखो, पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि कोलोनाइजेशन जहाँ हुआ, हाँ, कोलोनाइजेशन जिस देश में भी हुआ उस देश में कोलोनाइजेशन को अट्रैक्ट करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था रिसोर्स वहाँ का। जैसे इंडिया में भी हुआ, इंडिया में भी कोलोनाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ का रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, है ना। कोई भी रिसोर्स आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो भी चीज़ मिलता है, इंडिया में जो भी चीज़ मिलता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। चाहे मसाला आपका हो वही बेस्ट क्वालिटी का है, आयरन्स हो, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, लोहा हो, और भी मिनरल्स है, जो भी हैं सब बेस्ट क्वालिटी के थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसको, जो ब्रिटिश लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको यही चीज़ जो है सो यहाँ पे आकर्षित करके ले आया। अब हम उसके पल्ले में क्यों पड़ गए? तो मैटर ये था कि रिसोर्स तो हमारे पास थी लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। रिसोर्स तो था हमारे पास लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। और इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण क्या हुआ कि वो हमारे यहाँ आए और यहाँ से सारे रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके ले गए। सारे का मतलब बहुत सारा रिसोर्स ले गए थे। मतलब पूरा ख़त्म तो नहीं कर पाए लेकिन बहुत सारा रिसोर्स ले गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास रिसोर्स है उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। आज हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है सो हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्या सही में रिसोर्स गिफ्ट ऑफ नेचर है? मैटर ये है कि क्या सही में रिसोर्स गिफ्ट ऑफ नेचर है? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि रिसोर्स को, एक सोर्स को रिसोर्स बनाने में सबसे ज़्यादा जो ये क्या कहते हैं उसको कंट्रीब्यूशन होता है वो ह्यूमन का होता है। ह्यूमन का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो वही एक सोर्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। हाँ, इसका मतलब हमको उसका वैल्यू पता होना चाहिए, उसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए। अगर गिफ्ट ही है मान लें हम, अगर तो गिफ्ट का भी एक तय समय सीमा होता है ना, हाँ, कि उसको यूज कैसे करना है। गिफ्ट मिला इसका मतलब थोड़ी कि फ्री का यूज करने लगे सीधे, है ना। और इसी सब को सोच के आया हमारा अगला टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का संरक्षण। देखिए, जिस तरीके से हम लोग रिसोर्स का दोहन करते चले जा रहे हैं, रिसोर्स डिप्लीशन होते चले जा रहा है, इससे बहुत सारी मुसीबतें आ रही है। सबसे बड़ा मुसीबत आ रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल्स हैं, इस सब रिसोर्स पे जो है तो सबसे ज़्यादा संकट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक बार यूज होने के बाद दोबारा इसको किसी प्रोसेस से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है ना, किसी प्रोसेस रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ आ रही है इस चीज़ की कि भाई अगर हम लगातार इसका यूज करने लगे अगर, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास रिसोर्स नहीं रहेगा। और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़े हैं कि फ्यूचर जनरेशन के रिक्वायरमेंट से हमको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मतलब हमको इतना भी रिसोर्स यूज नहीं कर लेना है ताकि फ्यूचर में बचे ही ना, समझ गए। तो इस पर भी हमको जो है सो ध्यान देना है। हाँ, तो आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स से ही, कि गांधी जी बोले थे जब फर्स्ट क्लास किए थे इस चीज़ का, हम लोग इस चैप्टर को शुरू जब किए थे उस समय बताए थे कि गांधी जी ने एक बात कहा था, एक कोट से बोला था कि देयर इज इनफ for everybody's needs but not for anybody greed। हाँ, गांधी जी ने बोला था ऐसा कि इतना जरूर है संसाधन
जो सबके ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी के भी लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है। मतलब गांधी जी सीधा सीधा उस लोगों पे अटैक किए थे, वैसे इंडिविजुअल्स पे अटैक किए थे जो ग्रीडी हैं, जो लालची हैं, जो सारा का सारा धन खुद रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर जो है सो वो मतलब उन लोगों का विरोध किए थे। गांधी जी एक चीज़ और के विरोधी थे, वो था कि वो मास प्रोडक्शन के विरोधी थे। मास प्रोडक्शन के विरोधी थे, मतलब रिसोर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा के विरोधी थे। हाँ, इसके विरोधी थे, लेकिन प्रोडक्शन बाय मासेज वो इसको सपोर्ट करते थे। प्रोडक्शन बाय मासेज को सपोर्ट करते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा जब क्या कहते हैं प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा जब प्रोडक्शन हो ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इससे दो फायदा है, एक तो सबको इक्वल मिलेगा भी, और दूसरा अगर सब आदमी प्रोडक्शन में है इसका मतलब उनको जो है सो एक क्या कहते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट भी है उनके पास, है ना। दूसरा उसके बाद क्या होगा कि किसी इंडिविजुअल का अधिकार किसी भी रिसोर्स पे नहीं रहेगा। क्या है? क्यों? क्योंकि हम लोग संसाधन में पढ़ा था, रिसोर्स को हम लोग जो हिंदी में संसाधन कहते हैं, वो क्या है? संसार का धन, मतलब संसार के लिए है वो, किसी एक आदमी के बाप की जागीर नहीं है रिसोर्स, है ना, सबकी है। और कुछ जो लालची लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्स पर पूरा का पूरा अपना कब्जा जमा लेते हैं, और इस चीज से हमको बचाना है। इसलिए उन्होंने मास प्रोडक्शन के बदले प्रोडक्शन बाय मासेज को चुना। मास प्रोडक्शन के बदले किसको चुना? प्रोडक्शन बाय मासेज को चुना था। समझ गए? अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे, वो है आपका लैंड यूटिलाइजेशन। क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक है। लैंड यूटिलाइजेशन ये क्या है? सो देखिए, भारत में 43%, भारत में क्या है 43% जो है सो प्लेन है ना। उसके बाद 27% क्या है? 27% क्या है? 27% आपका क्या कहते हैं उसको प्लेट्यूज है। हाँ, 27% प्लेट्यू है। हाँ, और 30% जो है सो आपका क्या है? 30% माउंटेन्स है ना। 30% माउंटेन्स है। 43% प्लेन्स, 27% प्लेट्यू, 33% माउंटेन्स, ये होता है। और इस तीनों का अपना अपना यूज है, इसमें से कोई भी वेस्ट नहीं है ना। सब सिंपल समझिए इसको, कोई भी फालतू का चीज नहीं है। प्लेन्स में क्या क्या होता है? एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, है ना। उसके बाद इसको क्या कह सकते हैं, वहां पे क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब सिविलाइजेशन। सबसे ज्यादा लोग तो प्लेन्स पे ही रहते हैं ना, तो सिविलाइजेशन। हाँ, उसका प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू के यहाँ से हमको सबसे ज़्यादा मिलता है मिनरल्स, मिनरल्स मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलता है कि नहीं। मिनरल्स मिला, फॉसिल फ्यूल्स मिला। माउंटेन्स का भी अपना क्या कहते हैं योगदान है, माउंटेन्स का भी अपना ये इंपॉर्टेंस है। इसमें से हमको मिलता है नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स क्या होते हैं? पेरेनियल रिवर्स क्या होते हैं? पेरेनियल रिवर्स होते हैं रिवर्स विच फ्लो होल ईयर। ये 12मासी नदियां होती हैं, ये 12मासी नदियां होती हैं जो कि पेरेनियल रिवर कहलाती है। इसमें 12 महीना पानी रहता है। तो ये आता कहाँ से? ये नदियाँ माउंटेन से आती है। जैसे इसका अगर कुछ एग्जांपल ले ले तो जो हमारी 3 सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है ना, जो हिमालय से निकली है, 3 बड़ी सबसे बड़ी रिवर सिस्टम जो है कौन कौन है? 3 जो सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है, जैसे गंगेज, ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 सबसे बड़ी हैं, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, जिसको हम लोग सिंधु कहते हैं, है ना। इंडस, ब्रह्मपुत्रा जो है
सो अरुणाचल में एंटर करती है भारत में, ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल में एंटर करती है भारत में आके, वैसे इसको जो है सो चाइना में सांगपो रिवर कहा जाता है। चाइना में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो रिवर। और हम लोग को इतना पता है कि भारत में नदियों को देवता तुल्य माना गया है, नदी को भगवान का रूप माना गया है ना। जैसे गंगा को हम गंगा माँ बोलते हैं, हाँ, यमुना, नर्मदा माँ, ये सब मतलब भारत में नदियों को देवता का रूप माना गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो नदी के किनारे ही बसाई गई थी, और जब सबसे ज़्यादा सिविलाइजेशन होता भी है वो नदी के किनारे ही होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले जब रोडवे नहीं हुआ करता था, वाटरवेज ही था पहला। दूसरा, पहले चापाकल, नल ये सब नहीं हुआ करता था, तो लोग नदी से ही अपना काम चलाते थे। हाँ, तो बहुत सारे जगहों पर जो है सो नदी जो है सो बहुत ही मतलब पहले की इकोनॉमी नदी पर ही चलती थी। पहले इकोनॉमी रोडवे, वाटरवेज, और दूसरा एग्रीकल्चर, यही दो चीज़ था। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। इसलिए ये नदियां जो है सो मतलब भारत के लिए जीवनदायिनी है। ये गंगा जो है, यही गंगेज फॉर्म होके भारत का जो सबसे फर्टाइल जगह है, भारत का जो सबसे फर्टाइल जगह जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, यही गंगेज ये नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म करती है ना। नॉर्दर्न प्लेन कौन कौन? ये गंगेज और इंडस मिल के, सिंधु और गंगा मिलकर क्या करती है? नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म करती है, जहां पे सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलुवाइबल सॉइल, है कि नहीं। आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वैसे सॉइल के बारे में। हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा सॉइल पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। मतलब कि ये नदियाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के लिए नदियाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। समझ गए? तो सबका अपना अपना यूज है, कोई फालतू का नहीं है। अब लैंड का यूटिलाइजेशन किस किस जगह पे होता है सो देखते हैं, कितने पार्ट में है। लैंड यूटिलाइजेशन सबसे पहला आता है आपका फॉरेस्ट। हाँ, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट ये होता क्या सो बताइए तो आप। फॉरेस्ट वो जगह होती है जहां पर जितने भी प्लांट्स होंगे बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो है सो उगे हुए होंगे। मतलब जो नेचुरल ऑकरिंग जो प्लांट्स होंगे, हाँ, एक बड़े से एरिया में, उस एरिया को हम कहेंगे फॉरेस्ट, है ना। अब आदमी जब रोपेगा तो उसको प्लांट क्या कहते हैं? प्लांटेशन कहते हैं, हाँ, बगानी कहते हैं। लेकिन जंगल उसको कहते हैं जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था। हाँ, वहाँ जो भी पौधे उगे हैं वो नेचुरली उगे हैं, हाँ, वो है फॉरेस्ट। समझ गए? तो पहला है फॉरेस्ट। दूसरा क्या आता है? मतलब लैंड का कितना यूज है उसके बारे में हम बताते हैं। दूसरा है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें सबसे पहला कौन है? इसमें सबसे पहला कौन सा है बताइए? सबसे पहला कौन सा है इसमें? इसमें सबसे पहला है आपका बैरन लैंड्स, जिसको हम लोग कहते हैं बंजर भूमि। हाँ, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड, जहाँ पे कोई भी कीमत में जो है, कोई भी कीमत से फसल नहीं उगाया जा सकता, क्रॉपिंग नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? बंजर भूमि, है कि नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं बंजर भूमि। उसके बाद है बी। बी क्या है? बी ऐसा है कि बी है कि ऐसे लैंड जहां पे नॉन एग्रीकल्चर है, हाँ, जहां पे नॉन एग्रीकल्चरल है, मतलब वहां पे कोई भी किसानी नहीं होता है। मतलब लैंड यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जैसे क्या? जैसे क्या? जैसे हो गया आपका बिल्डिंग्स, जो घर में हम लोग रहते हैं
वहाँ पे तो वो तो लैंड पे ही है घर, लेकिन वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती, वो तो घर है। उसके बाद रोड्स, इंडस्ट्रीज, मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे किसी भी तरह का कोई खेती नहीं किया जा सकता, ETC, है कि नहीं। ये हो गया, मतलब कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए कौन सा जमीन नहीं होगी, या तो जो बैरन लैंड होगी, जो बंजर होगी, सो जो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, हाँ, या फिर ऐसा जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आते हैं, ऐसा लैंड, जैसे रोड्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब, समझ गए। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है हमारा अदर कल्टीवेटिंग लैंड। उसके बाद आता है हमारा अदर कल्टीवेटिंग लैंड। अदर कल्टीवेटिंग लैंड, अदर कल्टीवेटिंग लैंड, चाहे इसको लिख सकते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसको लिख सकते हैं हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, एक्सेप्ट फैलो लैंड, वो तो बंजर है, पहले ही से बंजर है, तो यहां लिख देंगे एक्सेप्ट फैलो लैंड, एक्सेप्ट फैलो लैंड, है ना। जो मतलब कि बंजर भूमि के अलावा भी कुछ ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड्स होंगे, जैसे है परमानेंट पैस्चर्स, परमानेंट पैस्चर्स मतलब ऐसा जगह जो पूरी तरह घास स्थल है, हाँ, जहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती, बस वहाँ पे जानवरों को खिलाने के लिए पैस्चर्स हैं, हाँ, परमानेंट पैस्चर्स, समझ गए। हाँ, और ग्रासलैंड कह सकते हैं इसको, और ग्रासलैंड कह सकते हैं इसको, ग्रासलैंड मतलब परमानेंट पैस्चर्स और ग्रासलैंड ये हैं। या फिर अदर कल्टीवेटेड लैंड्स, हाँ, अदर कल्टीवेबल लैंड या कल्टीवेबल वेस्ट लैंड इसको कह सकते हैं, हाँ, इसको कह सकते हैं कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, मतलब कि ऐसा लैंड जिस पर क्या कहते हैं उसको खेती तो किया जा सकता है, लेकिन उस पर खेती नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, वेस्ट जा रहा है, हाँ, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, हाँ, मतलब जहाँ पे खेती किया जा सकता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे खेती नहीं किया जा रहा है, मतलब कि ये इसके पास पोटेंशियल है कि ये आपको प्रोडक्शन देगा, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा है खेती, मतलब कि इसको कह सकते हैं लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 सालों में यहाँ पे खेती हुई ही नहीं, हाँ, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पे 5 साल में खेती हुई ही नहीं है, ऐसी है कल्टीवेबल वेस्टलैंड, समझ गए। उसके बाद है हमारा अगला, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा फैलो लैंड, चौथा है क्या, फैलो लैंड। फैलो लैंड को हम लोग कहते हैं हिंदी में पड़ती भूमि, हाँ, फैलो लैंड को क्या कहा जाता है, पड़ती भूमि, मतलब कि जहां पे एकदम पड़ती है, समझ गए, वो है आपका फैलो लैंड, इसको हिंदी में हमसे कहते हैं पड़ती भूमि। हाँ, अब ये कैसा होता है, पड़ती भूमि क्या होता है, वो पड़ती भूमि 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जो 1 साल के अंदर, मतलब कि मिनिमम उस साल उसको नहीं बोया गया है, हाँ, उसमें कोई भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज नहीं किए गए हैं, हाँ, तो उसको कहेंगे करेंट फैलो लैंड, इसको क्या कहेंगे, करेंट फैलो लैंड। क्या कैसा होगा, ये अनकल्टिवेटेड, ये होगा अनकल्टिवेटेड फॉर लेस देन 1 ईयर, है ना, फॉर लेस देन 1 ईयर, अनकल्टिवेटेड
फॉर लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल में वहाँ पे जो है खेती नहीं हुई है। ये है अनकल्टिवेटेड लैंड। अब अगला क्या है? अगला है आपका बी। एक होता है फैलो लैंड, अनकल्टिवेटेड फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स, मतलब ऐसे लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है, कितना 1 से 5 साल का, 1 से 5 साल के बीच में, 1 से 5 साल के बीच में जो ऐसा लैंड है जो अनकल्टिवेटेड है। मतलब फैलो लैंड में 2 तरीके कहेंगे, एक होगा करेंट फैलो लैंड जो कि कम से कम 1 साल से नीचे, मतलब 1 साल, एक एग्रीकल्चरल ईयर में उस पर खेती नहीं हुई वो पड़ती है, और या तो फिर 1 से 5 साल के बीच में उससे खेती नहीं हुई, मतलब उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास पोटेंशियल है कि वो प्रोडक्शन दे सकता है, लेकिन वहाँ पे खेती नहीं हो रही है। और अंतिम है आपका NSA। हाँ, NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मत समझना, NSA बोले तो नेट सोन एरिया। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे, मतलब कि ऐसा कुल एरिया जहाँ पे खेती हो रहा है ना, जहाँ पे खेती हो रहा है। और इसी ने 1 साल के एग्रीकल्चरल ईयर, 1 साल में जितना, 1 साल से मतलब 1 साल में जितना ज़्यादा हम क्रॉपिंग करते हैं और प्लस नेट सोन एरिया को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आता है ग्रॉस क्रॉप एरिया, है ना, GCA, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आ जाता है। जब 1 साल के अंदर जितना बार हम, मतलब 1 साल के अंदर 1 से ज़्यादा अगर फसल उगाते हैं वो, प्लस नेट सोन एरिया को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब कि एरिया सोन मोर देन once in a year, once in a year plus net sown area gives gross cropped area। क्या देता है हमको? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया देता है। ये हमारा लैंड यूटिलाइजेशन का अलग अलग पार्ट है ना, ये लैंड यूटिलाइजेशन का अलग अलग पार्ट है, इतना समझ गए। अब आगे चलेंगे हम, भारत में लैंड यूज का पैटर्न कैसा है, भारत में लैंड यूज का पैटर्न कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। ये हमारे पीछे एक ग्राफ दिया हुआ है, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम। भारत का जो ओवरऑल एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। भारत का जो ओवरऑल एरिया है कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, समझ गए। उसमें से 93% का रिकॉर्ड, 93% लैंड का रिकॉर्ड हमारे पास है। हाँ, बाकी का इसलिए नहीं है कि या तो ये मेजर नहीं हो पाया, जैसे जम्मू कश्मीर का POK वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में है, या फिर लद्दाख का कुछ क्षेत्र जो चाइना के कब्जे में है, या फिर असम का जो है कुछ क्षेत्र मेजर नहीं हो पाया है। उसके अलावा 93% लैंड जो है सो हमारे कब्जे में है, जिसका रिकॉर्ड इंडिया के पास है, समझ गए। उसमें भी कुछ वेस्ट लैंड है। हाँ, वेस्ट लैंड क्या होगा, इसको अगर थोड़ा सा इससे पहले चल के, है ना, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं कि वेस्ट लैंड होता क्या है, वो देखते हैं। वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड क्या होता है? वेस्ट लैंड किसको कहते हैं? वेस्ट का मतलब क्या होता है? बर्बाद, है ना। वेस्ट का मतलब हुआ बर्बाद, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे हमारा थार मरुस्थल, है ना, चाहे लद्दाख का वो स्नोई एरिया जहाँ पे बर्फबारी खूब होती है ना। तो ये सब ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, खेती बाड़ी नहीं हो सकती, वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कोई नहीं हो सकती, वो पूरा का पूरा नॉन एग्रीकल्चरल है। हाँ, तो द एरिया विच आर not used
इन एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज which can be एरिड मतलब सूखा, या फिर रॉकी होगा मतलब पथरीला जगह होगा जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, एरिड हो सकता है, रॉकी हो सकता है मतलब पथरीला हो सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं उसको उसके बाद वहाँ पे बिल्डिंग्स हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, ऐसे लैंड जो होंगे सो वेस्ट लैंड होंगे। द एरिया विच आर नॉट यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी विच कैन बी एरिड, रॉकी और have roads and buildings are wasteland। ये सब वेस्टलैंड के श्रेणी में आता है, समझ गए। भारत में लगभग 46% है ना, भारत का जो नेट सोन एरिया है वो कितना है 46.24%। हाँ, वैसे आपके एनसीईआरटी में जो है सो दिया हुआ है 54% के आसपास, है ना, 54% के आसपास दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन नया जो डाटा आया है उसमें 46% है। वो टोटल एरिया है, क्या कहते हैं उसको, मतलब जो नेट सोन एरिया है भारत का 54%। उसके अलावा बाकी पर या तो रोड्स है, बिल्डिंग्स हैं, नहीं तो यही सब रॉकी होगा, एरिड होगा, यही सब है। मतलब 93% में से मात्र हमारे पास नेट सोन एरिया कितना है 54%। अगर नए डाटा के हिसाब से कहें तो 46%। और वो भी सभी स्टेट के पास बराबर नहीं है, डिफर है। जैसे पंजाब का जो नेट सोन एरिया है, पंजाब का जो एनएसए है, पंजाब में जो नेट सोन एरिया है वो कितना है, पंजाब का जो एनएसए है वह है 80%। मतलब पंजाब का कुल जो नेट सोन एरिया, कुल एरिया का 80% एरिया नेट सोन एरिया है। हाँ, और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 10% है ना, अरुणाचल प्रदेश में मात्र 10% है। कितना है 10% है मात्र अरुणाचल प्रदेश में। तो मतलब ये कि स्टेट बाय स्टेट भी डिफर करता है। और हम लोग रिसोर्स वाले में पढ़े हैं कि सब स्टेट के पास हर तरीके का रिसोर्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पंजाब के पास जो है सो लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास उतना लैंड रिसोर्स नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो है माउंटेनियर। हाँ, ये पहाड़ी इलाका है, समझ गए, इसलिए इसके पास उतना लैंड रिसोर्स नहीं है, इसलिए इसका नेट सोन एरिया कितना है ओनली 10%। समझ गए। बस इसके पास क्या है, एबिंडेंस ऑफ वाटर है, मतलब इसके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। समझ गए, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबके पास सब तरीके का रिसोर्स नहीं हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग लैंड यूज वाले में, है ना। लैंड यूज देखिए, यहाँ पे जो है दो तरीके का दिया हुआ है। एक दिया हुआ है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज इन 1960-61 और एक दिया हुआ है आपका 2014-15 का। हाँ, दो डाटा यहाँ पे, दो ग्राफ आपका दिया गया हुआ है। इसमें जो है 1963, 60 और 61 में जो है सो हमारा एरिया जो था सो जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में था। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में जो एरिया था ओके, सॉरी, एग्रीकल्चरल यूजेज में जो एरिया था वो कितना था 45.26%। 45.26%। 18.11% हमारे पास क्या था, फॉरेस्ट था, है ना। उसके बाद बारन लैंड चाहे अनकल्टिवेटेड लैंड कितना है, ये 12% था, समझ गए। उसके बाद एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज ये था 4.95%। हाँ, ये एनसीईआरटी का डाटा है ना। ये डाटा किसके द्वारा दिया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 में आया था, समझ गए। 2017 का डाटा है ये। उसके बाद परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड जो है सो कितना है आपका 4.71%। उसके बाद एरिया अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, हाँ, ये कितना है, ये है 1.50%। उसके बाद है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड कितना है, जहाँ पे मतलब कि खेती हो सकता है लेकिन वो वहाँ वो वेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे रोडवे वोडी सब कितना है 6.23%। उसके बाद फैलो और अदर देन करेंट फैलो, मतलब प्रति भूमि कितना है हमारे पास 61 में था 3.50%। उसके बाद लास्ट करेंट फैलो जो पिछले एक साल में जहाँ पे खेती नहीं किया जा रहा है वह है 3.73%। ये है 60 और 61 का।
हाँ, ये 60 और 61 का डाटा है। अब चलते हैं हम थोड़ा 14-15 में। यहाँ पे हमारा एन से कितना था 45.5%, मतलब ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि, सॉरी थोड़ा सा इस पर मक्खी बैठ गया था तो दिक्कत है, ये कह सकते हैं कि एनएसए में जो है सो कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है। हाँ, नेट सोनेरिया में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है पिछले 50 सालों में। हाँ, 50-55 सालों में नेट सोनेरिया में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है, बशर्ते नेट सोनेरिया थोड़ा सा बढ़ ही गया है इसमें। उसके बाद 23.3%, हाँ, ये जो एरिया फॉरेस्ट कवर का बढ़ गया है। यहाँ 60 में 61 में कितना था, ये था क्या कहते हैं 18% के आसपास, लेकिन ये 2014-15 में कितना चला गया 23%। उसके बाद जो हमारा बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड था वो था 60 और 61 में 12%, यहाँ आ गया मात्र घट के 5.5% पे। हाँ, उसके बाद एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, मतलब कि ऐसे एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, वो कितना पे आ गया, ये था आपका 4.95% और ये यहाँ हो गया है 8.7%, लगभग 2 गुना हो गया है, लगभग 2 गुना हो गया है। मतलब ये यही दिक्कत है कि अब जो है सो नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को रहने की भी तो जगह चाहिए। हाँ, रोड्स बनाने के लिए भी तो जगह चाहिए, रेलवेज बनाने के लिए भी तो जगह चाहिए, इसलिए ये बढ़ते जा रहा है। उसके बाद है आपका परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड, ये कितना था उस समय 4.71%, अब कितना बच गया है 3.33%। हाँ, 3%, तो ये इतना हो गया है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, एरिया अंडर ट्री क्रॉप्स, ये था 1.50% और ये सीधा सीधा हो गया 1%। उसके बाद कल्चरेबल वेस्टलैंड जो था वो यहाँ था 6.23% और यहाँ पे मात्र बच गया 4.0%, मतलब 4%, है ना। उसके बाद फैलो अदर देन करंट फैलो, ये उस समय था 3.50% और इस समय 3.6%, मतलब ये थोड़ा सा बढ़ा है। उसके बाद जो करंट फैलो लैंड है, मतलब जो पड़ती भूमि है जहाँ पे पिछले 1 साल में खेती नहीं हुई है, वो उस समय हुआ करता 3.73% और अब बढ़ के हो गया है 4.9%। ये सब का जो सबसे मेन रीजन है वो है इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। सबसे मेन रीजन है लैंड एरिया के थोड़ा सीमित होने का, बढ़ने का, घटने का, इसका सबसे मेन रीजन है इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को रहने की जगह चाहिए, रहने का जगह चाहिए तो उसको रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, बहुत सारे तरह की व्यवस्था चाहिए उसको। हाँ, इसलिए जो है सो घट बढ़ रहा है, समझ गए। ये ग्राफ आपको पूरा क्लियर कर देगा कि क्यों जो है सो एरिया जो है सो हमारे जो एग्रीकल्चर एरिया नॉन एग्रीकल्चरल एरिया में बदलते जा रहा है। अब ये देखिए ना आप कि 4.95 था और 8.7 हो गया, मतलब जहाँ पे 4%, मतलब लगभग 2 गुना बढ़ गया है, लगभग अप्रॉक्स, जो जहाँ पे अब नॉन एग्रीकल्चरल बढ़ गया। यही सब दिक्कत है ना। और ये पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रहा है और इसका यही एक घाटा है। हाँ, वैसे पॉपुलेशन बढ़ना किसी भी देश के लिए श्राप नहीं है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को अगर जितना अच्छे से बनाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पॉपुलेशन श्राप नहीं है, पॉपुलेशन को ताकत बनाना चाहिए, लेकिन ये कब होगा जब ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे फैसिलिटी मिलेंगे तब। आप लोग 9th में पढ़े होंगे एक चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स, उसमें जो है सो अच्छे से बताया गया कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो है ह्यूमन। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, समझ गए। तो इसको और ज़्यादा क्वालिटी बनाने का ज़रूरी है ताकि जो हमारा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो हमारे लिए बर्डन ना हो। हाँ, वो हमारे लिए बर्डन ना हो के हमारे लिए वरदान हो। हमारे लिए वरदान हो, समझ गए। अब आते हैं रीजन्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, चाहे रीजन्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन इंडिया, इस वाले टॉपिक पे हम आते हैं, समझ गए। अब रीजन क्या क्या है सो देखिए। रीजन्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, रीजन्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल,
इसका सबसे पहला रीजन क्या है, सो बताइए। सबसे पहला रीजन है माइनिंग। माइनिंग दिक्कत क्या है माइनिंग में कि माइंस जो खोदे जाते हैं तो फिर दोबारा भरे नहीं जाते हैं। इससे होता क्या है कि वो ज़मीन वहाँ का ढहने लगता है ना, वहाँ का ज़मीन ढहने लगता है और लैंड जो है सो वहाँ यहाँ से वहाँ खिसक जाता है ना, लैंड खिसकता है, दरकता है वो, हाँ, क्योंकि बड़ा बड़ा एकदम खाई बना दिया जाता है। जब माइनिंग होता है तो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिया जाता है, हाँ, और वो गड्ढा फिर दोबारा भरा नहीं जाता है। सबसे पहला दिक्कत यह है माइनिंग में, हाँ, लैंड डिग्रेडेशन हो, चाहे चूना पत्थर का माइनिंग हो, चाहे गोल्ड का माइनिंग हो, कोल का माइनिंग हो, किसी भी माइंस के बारे में। उसके बाद है ओवर ग्रेजिंग। उसके बाद है आपका ओवर ग्रेजिंग। उसके बाद क्या आता है, ओवर ग्रेजिंग का मतलब ये हुआ कि आप जरूरत से ज़्यादा जो है सो वहाँ पे उस पेस्चर लैंड को जो है सो जरूरत से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें। क्यों? क्योंकि घास जो होता है वो मिट्टी को बांध के रखता है, और जब घास नहीं रहेगा तो सॉइल फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो किसी भी, या तो वाटर का फोर्स है चाहे विंड का फोर्स है, दोनों फोर्स के साथ क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, है ना, सॉइल इरोजन होगा। तो ये भी एक लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है। उसके बाद है आपका वाटर लॉगिंग। हाँ, ये पानी लगातार जमा हो जाता है एक जगह पे, क्या है, वाटर लॉगिंग। एक जगह पे पानी का लगातार जमा हो जाना, हाँ, जैसे हम लोग ओवर इरिगेशन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वाटर में जो है सो सैलिनिटी और सॉइल का जो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी होता है वो हम लूज कर देते हैं, वो हम लूज कर देते हैं। मतलब कि इंक्रीज हो जाता है सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो है सो इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे खेती करने में दिक्कत होती है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी सबसे बड़ा दिक्कत है, हाँ, उसे डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरत है उस चीज़ का, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटल तरीके से देखें तो एक प्रॉब्लम बन चुका है, वो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो है सो एक, वैसे हम बोले ना कि अभी डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल दृष्टि से देखें हम इस चीज़ को अगर, तो ये क्या है, ये आपका प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के हिसाब से। इन्वायरमेंट के हिसाब से ये एक प्रॉब्लम बन चुका है धीरे धीरे, समझ गए। अब जो हम कल अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में हमारा होगा कि सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के क्या क्या रास्ते होंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे सॉइल रिसोर्स वाले चैप्टर में। हाँ, सॉइल रिसोर्स का जो एक टॉपिक है, एक थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक है, जिसमें अलग अलग सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, किस राज्य में कैसा सॉइल है, किस राज्य की फर्टिलिटी कैसी है, इस सब के बारे में जो है सो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना अभी पढ़ाए हैं सबको जो है सो आप अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट हो तो आप जो है सो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा हाजिर हैं, समझ गए। तब तक एक बार इसको जो है सो स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, सीबीएसई का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ऐसा सीधा मुंह से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को जरूरत है अपने चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने की, है ना। आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो अपने आप में एक नोट्स हो चुका है, अब समझ गए। आपको उसमें से लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, उसमें से लाइन बाय लाइन पढ़ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो डायरेक्टली आपसे पूछे व्हाट इज रिसोर्स, नहीं पूछा जाएगा, हाँ, जो डायरेक्ट आप मुंह उठा के लिख देंगे, समझ गए। तो आपको जरूरत है लाइन बाय लाइन उस चीज को पढ़ने का, ताकि अच्छे से आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएं और अच्छे से आपका मार्क्स और ज़्यादा बढ़ता रहे, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि लाइन बाय लाइन उस चैप्टर को पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।